हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम टीचिंग मेथड्स के अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम टीचिंग ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ा सकते हैं, समस्या समाधान विधि से पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी का रिमेनिंग पार्ट को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात जब हम कर रहे थे तो क्या होता है बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग वह मेथड है जिसमें बच्चे के जीवन में या बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आने वाली जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, समस्याएं हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से क्या करना है, निवारण करना है, समाधान करना है, या बच्चे में स्किल डेवलप करता है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि वह अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। और जब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है, ठीक है ना। इंसिडेंटल मतलब नेचुरली जिनको कहते हैं हम, या स्पॉन्टेनियस जो अपने आप घटित होती हैं, या फिर क्रिएटेड बाय टीचर अध्यापक द्वारा बनाई गई होती हैं। तो जो अध्यापक द्वारा बनाई गई जो समस्या होती हैं उनकी विशेषता क्या होना चाहिए, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम भी कह देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी विशेषता ये है, क्राइटेरिया है कि प्रॉब्लम शुड बी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। इट शुड बी बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज। बच्चों की पूर्व ज्ञान पर ही ये क्या है, आधारित होने चाहिए। मतलब जो बच्चों ने जो पहले से ज्ञान अर्जित किया है वो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। है प्रैक्टिकल वैल्यू, है शुड हैव एजुकेटिव वैल्यू। प्रैक्टिकेबल वैल्यू होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए नेचर में, जो कर सके बच्चे। एजुकेटिव होनी चाहिए, शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो स्टेटेड होनी चाहिए। प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या, क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, एंड शुड बी स्टेटेड इन सिंपल लैंग्वेज। नाइदर शुड बी टू डिफिकल्ट और टू इजी। मतलब ना ही ज्यादा क्या होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, और ना ही क्या होनी चाहिए, डिफिकल्ट होनी चाहिए। शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट मैटर। जो विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम को होना चाहिए। शुड बी फिटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। जो स्कूल का जो फ्रेमवर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। मतलब उनके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम को हमने सिलेक्ट करना है। जो एक है क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम। अब बात हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसके स्टेप्स के। स्टेप्स क्या है, मतलब इस विधि को फॉलो करने की प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। सोपान क्या है, जिसको हम बोलते हैं सोपान। स्टेप्स कैसे कैसे ये विधि क्या होती है, फॉलो होती है, कैसे कैसे ये चलती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप हैं 5 स्टेप हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन डाटा एंड वेरिफिकेशन, ड्राइंग, कंक्लूजन। परंतु कई बुक्स में इससे अलग और इससे ज्यादा स्टेप भी आपको मिल सकते हैं, परंतु बेसिकली इसके 5 स्टेप्स हैं। मतलब कम से कम मतलब ये 5 स्टेप्स में क्या होती है, चलती है, या इसकी प्रोसेस फॉलो होती है। तो सबसे पहला आता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चयन करना, या हम इसको सेंसिंग द प्रॉब्लम भी कह देते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मतलब क्या है कि जो हमने, मान लो कोई हमारे पास प्रॉब्लम आती है या बनाई जाती है, तो उसको हमने क्या करना है, उसकी सिलेक्ट करना है। फिर हम उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है कि हमने समस्या का प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण से हमारा मतलब ये है कि उस समस्या का हमने क्या करना है, अच्छी तरह से नामांकन करना है। द प्रॉब्लम शुड बी
क्लियर एंड कंसाइज एंड इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। जो इसका क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था उसका मतलब यहीं पर यही है कि प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पर बच्चों रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो जाता है हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चा और अध्यापक सोचना शुरू कर देते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। तो मतलब इसके लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पनाओं का निर्माण। हाइपोथेसिस मतलब हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, या इसको हम टेंटेटिव सॉल्यूशन भी कह देंगे, ठीक है ना। मतलब टेंटेटिव जो बदल सकते हैं, ठीक है ना, जो हम सोचते हैं, कल्पना बनाते हैं हम कि ये हो सकता है, इस प्रॉब्लम का हल ये हो सकता है, तो हम इसके लिए हाइपोथेटिकल या टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। फिर उन हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम, उनके संदर्भ में हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे उसका, और स्टैटिक्स से या सांख्यिकी के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, उसको इंटरप्रेट करेंगे और फर्दर उसकी क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रदत्त का संग्रहण और उसका सत्यापन करना, ठीक है ना। तो फिर आता है बच्चों ड्राइंग कंक्लूजन, जो सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास, जो कंक्लूजन, जो समस्या का हल निकल के आएगा। जो हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन जो फॉलो नहीं हुए या जो मतलब जो रिजेक्ट हो गए हैं, जिनको हम रिजेक्ट कर दिया है, उनको हम निकाल देंगे और जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो ये थे बच्चों इसके बेसिक स्टेप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक व्यावहारिक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो मोहन नाम का बच्चा है, मोहन नाम का बच्चा है किसी क्लास में, वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब पढ़ने में अच्छा है, परंतु बच्चा 2-4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अध्यापक क्या करता है, समस्या का चयन करता है कि मोहन नाम का लड़का क्या है, स्कूल नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद अध्यापक क्या करेगा, उस बच्चे के पास जाएगा, उसके घर जाएगा और बच्चे से पूछेगा, हाँ भाई मोहन बताओ आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मोहन फिर उसके समक्ष क्या करेगा, अपना पूरा जो विवरण देगा। मान लो मोहन कहता है कि मेरे घर वालों के पास मेरे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब उसको आर्थिक तंगी का क्या होता है, अनुभव होता है। तो मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम होगी, मतलब उसका प्रस्तुतिकरण हो गया विस्तार पूर्वक, मतलब उसने समस्या को बच्चे ने अध्यापक के सामने बताया, पहले उसका चयन किया गया, फिर उसको अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया गया कि इस कारण क्या है वो स्कूल नहीं आ रहा है। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर बच्चा और अध्यापक दोनों मिलकर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं, हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो ये कहते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मान लो वो अध्यापक कहता है कि आप स्कॉलरशिप ले लो, ठीक है ना, या कहता है रिलेटिव से पैसे ले लो, या कहता है कि मान लो मेरे से ले लो, या मतलब अध्यापक कहता है कि आप मेरे से भी पैसे ले सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, इस तरह की वो क्या करेगा, अपने दिमाग में बच्चे और अध्यापक अपने क्या करेंगे, अपने चिंतन स्तर से होते हुए उन कल्पनाओं की क्या करेगा, निर्माण करेगा कि इस समस्या का ये हल हो सकता है। फिर फर्दर जब फोर्थ स्टेप की बात करते हैं हम, इसमें क्या करेगा अध्यापक और बच्चा, उससे रिगार्डिंग व्यावहारिक तौर पर, मतलब नेचुरल सेटिंग में व्यावहारिक तौर पर देखेगा, उससे संदर्भ में डाटा कलेक्ट करेगा कि क्या क्या कल्पना जो हमने सोची है वो कौन कौन सी फॉलो हो सकती है, मतलब एक्चुअल वे में कौन कौन सी क्या हो सकती है, फॉलो हो सकती हैं। तो जब वो डाटा कलेक्शन करते हैं या उसका फर्दर वेरिफिकेशन करते हैं व्यावहारिक तौर पर, तो वो चेक करते हैं कि स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती या रिलेटिव से पैसे नहीं मिल सकते, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचती है उनके पास कि अध्यापक से वो मदद ले ले। तो ये क्या बन जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन बन जाता है प्रॉब्लम का, जिसको हम फाइनली मोहर लगा सकते हैं ड्राइंग कंक्लूजन के अंतर्गत। मतलब समस्या का समाधान मिल जाता है कि अध्यापक से बच्चा क्या लेता है, सहायता ले लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या में हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हम सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। साइंस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं या मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, उनके बारे में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अध्यापक ने बच्चों को टैप वाटर और सोडियम कार्बोनेट
का मटेरियल बच्चों को दिया और अध्यापक ने कहा कि बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम दी कि फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ द टैप वाटर, मतलब टैप वाटर की हार्डनेस को फाइंड आउट करो। तो बच्चे कैसे इसको देखेंगे, बच्चे सोचेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर प्रेजेंट करेंगे, फिर सोचेंगे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर बच्चों को अध्यापक से भी हेल्प मिल सकती है कि मान लो अगर हम टैप वाटर में सोडियम कार्बोनेट घोलेंगे तो जो उसकी इम्प्योरिटीज होंगी, जो साल्ट होंगे, जैसे मान लो मैग्नीशियम हो गया हमारे पास या कैल्शियम हो गया, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। अगर वो होंगे टैप वाटर में तो नीचे क्या होंगे, बैठ जाएंगे एज अ सॉलिड। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि टैप वाटर की हार्डनेस को हम चेक कर सकते हैं। तो ये क्या बच्चों प्रॉब्लम है, या मान लो कह दो कि हमारे पास प्रॉब्लम है भाई द आयरन नेल्स गेट रस्टेड। आयरन नेल में रस्ट क्यों लगता है, जंग क्यों लगता है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो इसको प्रूव करना है। या मान लो अध्यापक बच्चों को कुछ वन बल्ब, ठीक है ना, कुछ वायर्स, वन वे एंड सम टू वे स्विचेस देता है और बच्चों को कहता है कि आप इस तरह से सर्किट बनाओ कि जो बल्ब है वो कई जगह से उसको हम क्या करते हैं स्विच ऑफ भी कर दें और उसको ऑन भी कर दें फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस तरह से सर्किट बनाओ। तो मतलब ये बच्चों को अध्यापक ने प्रॉब्लम दी, बच्चों को क्रिएट करी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये बच्चे उसको फिर सॉल्व करेंगे, अपने सोच समझ से, अपने प्रीवियस नॉलेज से उसको सॉल्व करेंगे। फिर आता है मान लो बच्चों हम मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई आकृति है जिसको हम ऐसे डिफाइन किया है टीचर ने, और इसका हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कोई आकृति है, कोई भूखंड है, ठीक है ना, जिसकी आकृति इस तरह से है और 1 मीटर का है ये, यहां से इसकी हाइट है 2 मीटर की और ये क्या है 2 मीटर का, यहां से यहां तक है 4 मीटर यहां पर है। अध्यापक ने बच्चों के सामने ये आकृति रखी तो बच्चे क्या करेंगे, फिर उसको प्रीवियस नॉलेज से, अपने पूर्व ज्ञान से, अपनी सोच समझ से इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो फिर बच्चे क्या कहेंगे, या बच्चे मान लो कहते हैं क्या है अर्धवृत्त है, जिसकी क्या है रेडियस क्या है 1/2 मीटर आएगी हमारे पास। 1 मीटर का क्या है व्यास है और क्या आएगा हमारे पास 0.5 का क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा अर्धवृत्त का। ये क्या हमारे पास बच्चों समलंब है, जिसकी हाइट क्या है h है, जो 2 मीटर के बराबर समलंब चतुर्भुज है। और ये क्या बन जाएगी बच्चों हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी, आयत बन जाएगी, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है और लंबाई क्या है 4 मीटर है। तो बच्चे फिर इस तरह से सारे के सारे जो आकृतियां हैं इनको एनालिसिस करके, इनका डाटा कलेक्ट करके बच्चे क्या करेंगे, सबका क्षेत्रफल जोड़ के निकाल लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से मतलब ये विधि क्या होती है फॉलो होती है। या आते हैं बच्चों इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहला है डेवलप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्योंकि बच्चों जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें चिंतन स्तर का अधिगम होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। मतलब बच्चे जब किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसके निवारण के बारे में सोचते हैं, तो मतलब क्या है बच्चे वो चिंतन स्तर है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल की क्या है यहाँ पर लर्निंग होती है। इस मेथड से दो बहुत ही बड़ी इसकी एडवांटेजेस बन जाती है, मेरिट बन जाती है। फिर है गिव करेक्ट रिजल्ट, क्योंकि करेक्ट रिजल्ट देता है ये विधि, क्योंकि इसमें जो हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन जब बनाते हैं हम तो उसको हम क्या करते हैं, जो नहीं चलते उनको क्या करते हैं हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये करेक्ट रिजल्ट देता है। फिर है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग की ये प्रिंसिपल पर क्या है आधारित है। मतलब बच्चों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अपने हाथों से, ठीक है ना, काम करना पड़ेगा, सीखने के लिए काम करना पड़ेगा लर्निंग बाय डूइंग से। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्किल। देखो बच्चों यह विधि जो इसके जो
स्टेप्स हैं, जो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो अपने आप में ही क्या है, स्किल है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, एनालिसिस द प्रॉब्लम, या कलेक्शन ऑफ डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, अपने आप में एक बेसिक स्किल है, ठीक है ना। अलग अलग स्किल हैं जो बच्चे के जीवन में उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही काम आती हैं, अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने में बहुत ही ज्यादा उसको हेल्पफुल होती हैं। तो ये क्या है, बेसिकली अपने आप में एक स्किल्स हैं। ये विधि क्या है, उनको उत्पन्न करने में क्या होती है, सक्षम होती है। फिर आता है साइंटिफिक एटीट्यूड, इंडिविजुअल अटेंशन, एक्स्ट्रा रीडिंग। साइंटिफिक एटीट्यूड से हमारा कहना मतलब है कि बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करता है, विकास करती है ये विधि। मतलब समस्या को हमने कैसे वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेते हुए कैसे हल करना है, इस विधि में बच्चे में वह दृष्टिकोण क्या होता है, पैदा होता है। इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, हर बच्चे को अलग अलग से इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है इस विधि से। एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग बच्चे में क्या होती है, हैबिट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसको समस्या हल करनी है तो उसको अपने पूर्व ज्ञान को लेते हुए कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग भी लेनी चाहिए। सेल्फ स्टडी की क्या बढ़ती है, आदत पड़ती है इस मेथड की। फिर आता है बच्चों इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी बारे में, इसकी हम देते हैं। सबसे पहले डीमेरिट्स है इसकी लैक ऑफ गिफ्टेड एंड ट्रेन्ड टीचर, ठीक है ना। मतलब गिफ्टेड और ट्रेन्ड टीचर की क्या है, इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, कमी महसूस की जाती है। क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो समस्या आती हैं, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से जब हम समस्या को समाधान करने की चेष्टा करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही स्किल्ड और गिफ्टेड टीचर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अध्यापक की ही मोटिवेशन से, अध्यापक के ही प्रोत्साहन से, या अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर में ही वो सारे का सारा क्या काम क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, लैक ऑफ लैबोरेटरीज। हर बच्चे के लिए क्या है, ये मेथड क्या है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा ये विधि से फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि चिंतन स्तर की बात होती है। तो हर प्रकार का बच्चा इस तरह से नहीं सोच सकता, ठीक है ना। तो लैक ऑफ लैबोरेटरी, क्योंकि इसमें प्रायोगिक काम की जरूरत पड़ती है, प्रयोगशालाओं की जरूरत पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस मेथड से लर्निंग बाय डूइंग की प्रिंसिपल आधारित है। तो लैक ऑफ लैबोरेटरीज भी क्या बन जाती है, आवश्यक बन जाती है एट द स्कूल लेवल। फिर आता है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग, टू मच प्रैक्टिकल वर्क। टाइम कंज्यूमिंग है एक तो, ठीक है ना, टू मच प्रैक्टिकल वर्क है, बहुत ही ज्यादा इसमें समय लगता है और ज्यादा क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो ये भी इसके लिए ड्रॉबैक बन जाती है। तो करिकुलम है हमारा, या जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा, वो भी इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता सारा का सारा, ठीक है ना। तो ये बच्चों आ जाती है, इसकी डीमेरिट्स आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है ना। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में या अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी उसकी समस्या आती हैं, उनका वो वैज्ञानिक तौर पर उनका निवारण कर सकता है। तो इसलिए ये मेथड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस और मैथमेटिक्स टीचिंग में। ओके स्टूडेंट्स।